नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्यामनारायण पांडे है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए का कानून लेकर के आई है। इस कानून के माध्यम से कुछ विशेष लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है। आज अभी हाल में हमें देखने को मिलता है कि भारत सरकार ने इसको लेकर के कुछ रूल्स बनाए हैं। तो इसके अंतर्गत कौन से लोग नागरिकता के पात्र होंगे और नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करना है, इसका विस्तृत विवरण यहाँ पर आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा हम सभी को मालूम है कि सीएए के अंतर्गत नागरिकता के लिए पात्रता क्या है। तो सीएए के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु 3 प्रकार की पात्रताएं निश्चित की गई हैं, जिसमें पहली पात्रता है कि जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है उसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका नागरिक होना चाहिए। दूसरी पात्रता है कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत भूमि में वह प्रवेश कर चुका हो। तीसरी पात्रता है कि वह व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई इन्हीं धर्मों से संबंध रखता हो। ऐसी 3 पात्रताएं हैं सीएए की नागरिकता के लिए। फॉर्म भरने के लिए हमें कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिन्हें जान लेना आवश्यक है। फॉर्म भरने से पहले सुनिश्चित कर लें कि ये सभी दस्तावेज हमारे पास हैं। इसमें आप देखेंगे आवश्यक दस्तावेज में पहला लिखा हुआ है कि आवेदक के पास कोई ऐसा दस्तावेज हो जो उनकी उपर्युक्त 3 देशों की नागरिकता को साबित करता हो, जैसे कि कोई पासपोर्ट हो, कोई पहचान पत्र हो या ऐसा कोई भी दस्तावेज जो यह साबित करे कि वे इन देशों से बिलोंग करते हैं, इन 3 देशों से संबंध रखते हैं। दूसरी पात्रता देखेंगे ऐसा कोई भी भारतीय दस्तावेज जिससे यह साबित होता हो कि 31 दिसंबर 2014 तक वे भारत में प्रवेश कर गए हों, भारत में आ गए हों। इसके लिए जरूरी दस्तावेज जैसे कि वीजा है, जैसे कि इमिग्रेशन का स्टैंप है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, किरायानामा है या ऐसा कोई भी दस्तावेज हो जो दस्तावेज यह सिद्ध करता हो कि वे भारत में 31 दिसंबर 2014 तक प्रवेश कर गए हैं। ऐसे तीसरे दस्तावेज की बात करेंगे तो तीसरा दस्तावेज जो है वो आपका होगा 10 रुपये या उससे अधिक के स्टैम्प पेपर पर एक निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र तैयार करना और उसे नोटरी करना। यह जो प्रारूप होगा वह जो है वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट की हमने बात की थी, उस वेबसाइट के अनुसूची 1 ग में उपलब्ध है। उसी प्रारूप में ही हमें तैयार कराना है। इसके बाद अनुसूची 1 ग के अंतर्गत एक पात्रता प्रमाण पत्र भी है। यह पात्रता प्रमाण पत्र जो होगा वो कोई भी स्थानीय सामुदायिक संस्था के द्वारा प्रमाणित की जाएगी। तो इससे भी हम तैयार करके उसके बाद ही फॉर्म भरने के लिए आगे हम प्रोसीड करेंगे। चौथा देखते हैं हम कि भरे हुए फॉर्म में एक शपथ पत्र होगा। जब हम फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म भरने के साथ ही हमें फॉर्म का जब प्रिंट लेंगे, उस प्रिंट से हमें क्लियर होगा कि वहां पर एक शपथ पत्र दिया हुआ है। उस शपथ पत्र को हमें क्या करना है, नोटरी द्वारा सत्यापित कराना है। साथ ही एक चरित्र प्रमाण पत्र उसी फॉर्म में दिया होगा। उसी फॉर्म में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट पर, उसी फॉर्म में हमें क्या करना होगा, कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक जिसे अच्छे तरीके से जो हमें जानता हो, ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा हमें क्या करना होगा, उसे सत्यापित कराना होगा कि जो हमारे चरित्र को प्रमाणित करेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक साथ रख करके उसके बाद जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म भरने में थोड़ी सहजता होती है। अब हम आगे यह देखने की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति इन पात्रताओं को रखता है वह नागरिकता के लिए आवेदन कैसे कर सकता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक वेबसाइट निर्धारित किया है, इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पर हम जा करके अगर हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA 2019, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है यहाँ से जो है फॉर्म पर यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ से हमें साइन अप करने का ऑप्शन हमें मिलेगा और यहाँ पर हमें लॉगिन करना है, जहाँ पे हमें ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल करके, कैप्चा डाल करके हमें कंटिन्यू या जारी रखने पर क्लिक करना है। यह क्लिक करते ही हम देखेंगे कि अगला जो हमारा स्टेप होगा, हमें बड़ी सावधानी से कैप्चा डालना होगा जिससे कोई त्रुटि ना हो। तो यहाँ पर हमें डिटेल ठीक से फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही हमारे पास यह पेज खुल के आता है, जहाँ पर जो भी आवेदक है वो अपना नाम लिखेगा। ईमेल आईडी तो पहले से जो हमने डाल रखी है उसी ईमेल आईडी का प्रयोग करना है। अगर वहाँ से हमने फ़ोन पे अगर लॉगिन किया है तो यहाँ पर हमें ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी।
और इसके बाद कैप्चा डाल करके हम दोबारा से सबमिट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों पर ओटीपी आएगा। दोनों पर ओटीपी इंटर करने के बाद हम ओटीपी को सत्यापित करेंगे और सत्यापित करने के साथ ही अब हम यहाँ पर साइन अप कर चुके हैं। साइन अप करने के बाद ही ऐसे ओके पर क्लिक करेंगे, सीधे फिर से यह लॉगिन का पेज खुल करके आएगा। इस लॉगिन के पेज पर अब हम उसी मोबाइल नंबर को डाल करके कैप्चा जैसे डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही अब हमारे पास फिर से ओटीपी हमें दोबारा से डालना होगा। जैसे ही हमने ओटीपी और कैप्चा डाल करके हम सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक करते ही हमारे पास ऐसा फॉर्म खुल के आएगा जिसमें देखिए लक्ष्मण नाम से यह डिटेल आ गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नए आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो नए आवेदन के लिए क्लिक करने के पश्चात ऐसे हमारा फॉर्म खुल करके आता है। इस पर जो पहला प्रश्न है, क्या आपने 31/12/2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था? तो यदि आवेदक ने प्रवेश किया था तो वहाँ पे क्लिक करेगा। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न खुल जाता है, आप किस देश के नागरिक हैं? तो 3 देशों की, जैसे मैंने बताई थी कि 3 देश के लोगों को ही नागरिकता दी जा रही है, तो जिस देश से भी संबंध रखते हैं उसका यहाँ पर आप विकल्प का चयन करेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न खुल के आएगा, क्या आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किसी समुदाय से हैं? तो आपको जैसा बताया था 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है। तो इन 6 समुदायों में से जिससे भी आप संबंध रखते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है, क्या आपके पास वैध पासपोर्ट या वैध भारतीय वीजा LTV है? तो यहाँ पर हमें नहीं पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हाँ पे क्लिक करेंगे तो हाँ पे क्लिक करने के साथ ही हमारा नागरिकता की जो सामान्य प्रक्रिया है, उस सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से फिर नागरिकता के लिए हम योग्य होंगे। यहाँ पर हमें जो इस वेबसाइट के माध्यम से जो नागरिकता की बात की गई है वहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो लोग इसमें नहीं पे क्लिक करेंगे उनके लिए फिर आगे के विकल्प खुल करके आएंगे। जैसा 5वां प्रश्न है, क्या आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और 7 वर्षों से भारत में मामूली तौर पे निवासी हैं? तो यहाँ पर समझना आवश्यक है कि भारतीय मूल का मतलब क्या है। लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं यदि आप या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में या ऐसे क्षेत्र में हुआ है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया है। तो यह हमें ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्ति जिनके माता पिता कहीं न कहीं अविभाजित भारत के हिस्सा, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले वो भारत के निवासी थे, ऐसे लोगों के लिए दे रखा है। तो जहाँ पर यह कंडीशन लागू नहीं होता है वहाँ पर हमें नहीं पर क्लिक करना है। यदि हम हाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज है उसे हमें अपलोड करना होगा। तो यह ध्यान रखेंगे हम। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर हमने नहीं क्लिक करके और इस फॉर्म को फिर आगे प्रोसीड किया है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, क्या आप भारत के नागरिक से विवाहित हैं और 7 वर्षों से भारत में मामूली तौर से निवासी हैं? तो यहाँ पर यदि आप किसी भारतीय के नागरिक, भारत के नागरिक से विवाहित अगर आप हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए उसका सर्टिफिकेट जो भी होगा, प्रमाण पत्र होगा, वो आपको अपलोड करना होगा। और यदि आप विवाहित नहीं है किसी भारत के नागरिक से तो आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमने नहीं पर क्लिक कर दिया है और फॉर्म को फिर आगे हम देख सकते हैं कि 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न, क्या आप भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे हैं? तो यदि आप भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके माता पिता हैं उनका भारत की नागरिकता का आपको डॉक्यूमेंट आपको सब अपलोड करना होगा। अदरवाइज यहाँ पर नहीं का ऑप्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो 8वां प्रश्न है देख सकते हैं आप कि क्या आप पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति हैं जिनके माता पिता भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में पंजीकरण या देशीकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं। यानी कि आप जो है बालिग हो चुके हैं और आप जो है आपके जो माता पिता हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में कहीं न कहीं पंजीकरण किया हुआ है उन्होंने। ऐसा अगर आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रमाण आपको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। तो 8वें के बाद हम देख सकते हैं 9वां प्रश्न है कि क्या आप पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति हैं जो स्वयं या उसके माता पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था और 1 वर्ष के लिए भारत का मामूली तौर से निवासी था। इस विकल्प को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और यदि आपके साथ यह कंडीशन हाँ में अप्लाई होता है तो हाँ में आप क्लिक करेंगे और उसका कोई ना कोई आपको प्रूफ देना होगा। अदरवाइज आप नहीं पे क्लिक करेंगे। तो नहीं पर क्लिक करने के साथ हमने इसको क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 10वां प्रश्न है कि आप अफगानिस्तान के पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति हैं जो 5 साल के लिए भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत हैं और आवेदन करने से पहले 12 माह के लिए भारत में मामूली तौर से निवासी हैं।
यह प्रश्न अफगानिस्तान से संबंधित लोगों के लिए है। इसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि जिन लोगों के पास ऐसी स्थिति बनती है वे हाँ पे क्लिक करेंगे और इसका कोई ना कोई प्रूफ सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, नहीं पे क्लिक करेंगे। तो हमने नहीं पे क्लिक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला 11वां प्रश्न है, क्या आप पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति हैं जो आवेदन करने से पहले 12 महीने तक लगातार और आवेदन करने से पहले 12 महीने की उपरोक्त अवधि से पहले 14 वर्ष की अवधि के दौरान 5 साल भारत में रहे हैं। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि जो व्यक्ति पिछले 1 साल यानी कि 12 महीने लगातार भारत में रहे हों और उसके पहले का जो 14 वर्ष है, उन 14 वर्षों में 5 वर्ष तक उन्होंने भारत में निवास किया है मामूली तौर के रूप में, ऐसे जो कंडीशन को फुलफिल करेगा वह इस पे क्या करेगा, वो इस पे क्लिक करेगा। यह समझना आवश्यक है कि इसके बारे में आपको डिटेल फॉर्म में देना होता है। तो यहाँ पे हाँ में क्लिक करना आवश्यक है, तो हाँ में क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं पे क्लिक करते हैं तो फिर आप इस प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता के लिए आप अर्ह नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो टिक है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में देशीकरण, इसकी बात की जाती है। इसको क्लिक करने के साथ हम एक्सेप्ट एंड सबमिट या स्वीकार करें पर क्लिक कर देंगे। यह क्लिक करने के साथ ही आपका यह फॉर्म खुल करके आता है। यहाँ पर जो शुरुआती सेक्शन है इनको ध्यान देना आवश्यक है। जहां जहां यह लाल कलर का स्टार बना हुआ है, आप देख सकते हैं आवेदन का विवरण और पता, ये आपका पूर्वावलोकन करें और सबमिट करें, दस्तावेज अपलोड करना, ऑनलाइन भुगतान, यह सभी अनिवार्य सेक्शन हैं, इनको तो भरा ही जाना है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक विवरण और आपराधिक कार्रवाई, यह ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। अगर आपको लगता है यह डिटेल हमारे पास है और हम दे सकते हैं तो यह डिटेल भरा जाना चाहिए। अब इस डिटेल में हम पूरा देख लेंगे एक बार। तो इसमें आवेदक का विवरण, जिसमें आवेदक का पूरा नाम, उसका यदि कोई उपनाम हो, उसका लिंग, उसकी जन्म तिथि, उसका जन्म स्थान, उसके जन्म का देश, जन्म का राज्य, जन्म का जिला, यह सारा डिटेल, और शरीर पे कोई पहचान का चिन्ह, यह सारा डिटेल इसमें भरना है। जैसे इसमें ध्यान देना आवश्यक है, जन्म स्थान और जन्म का देश, यानी कि जिस देश से भी आप संबंध रखते हैं, जिस देश से आप आए हैं भारत में, उस देश के बारे में डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। बाकी जो हाईलाइटेड चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर अल्पसंख्यक का डिटेल आपने पहले भर दिया है, तो ये सारा डिटेल क्या है, ऑलरेडी हाईलाइटेड है, यानी कि यह भरा हुआ ही आएगा। जैसे इस फॉर्म में हमने पहले पाकिस्तान भर दिया था, तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी हाईलाइटेड है, इसमें भरा हुआ है। ऐसे अब देखेंगे नीचे आप पिता का विवरण। पिता के विवरण में पिता का नाम, पिता कहाँ के निवासी हैं, उनकी जन्म स्थिति, जन्म स्थान और जन्म का देश, तो ये सारा डिटेल इसमें भरना होगा। इसके बाद आपको भरना होगा जन्म से पिता की नागरिकता कहाँ की है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जन्म से नागरिकता किसी और देश की हो, बाद में वो किसी और देश के नागरिक बने हो, तो वह भी क्या होगा, वह भी आपको वहाँ पे डिटेल आपको भरना होगा। इसके बाद माता का विवरण, जिसमें माता का नाम, माता कहाँ की निवासी हैं, उनका जन्म तिथि, उनका जन्म स्थान और जन्म का देश, और वैसे ही जन्म से नागरिकता, इन सारे डिटेल को भरना होगा। जैसे मान लीजिए एक ऐसा विकल्प हो सकता है कि कोई पाकिस्तान का नागरिक भारत में आ गया हो, उसके पिता पाकिस्तान के रहने वाले हो, उनकी माता हो सकता है अफगानिस्तान की रहने वाली हो। ऐसे में क्या होगा, अफगानिस्तान की माता की जन्म से नागरिकता अफगानिस्तान की रही होगी, तो यहाँ पर फिर उन्हें अफगानिस्तान भरना होगा। ऐसा एक काल्पनिक एक हम स्थिति मान करके चलते हैं, तो वहां पे ऐसा डिटेल हमें भरना होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं आवेदक का वैवाहिक विवरण, कि आवेदक का वैवाहिक विवरण में आपने बाकी डिटेल तो भर ही दिया है, यहाँ पर बस सिर्फ ये देखना है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं, विडो हैं या विडोवर, जो भी आपके पास विकल्प है उस विकल्प को आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे आप अगर यहाँ पर सिंगल भरते हैं तो सिंगल भरने के साथ आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो है एज इट इज पड़ी हुई हैं। इसके बाद जैसे ही आप मैरिड पे क्लिक करेंगे, मैरिड पे क्लिक करने के साथ ही आपको, अगर आप फीमेल हैं तो पति का नाम, अगर आप मेल हैं तो पत्नी का नाम लिखेंगे, और जन्म तिथि, जन्म स्थान, वो सारा डिटेल आप लिखेंगे, और जन्म से नागरिकता कहाँ की है, जिससे भी आपकी शादी हुई है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद जो है वो है नियोजन के संदर्भ में, यानी कि आप क्या एम्प्लॉई हैं, यहाँ पर आप भारत में आने के बाद कहीं काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे क्या आप सेवा में हैं, तो सेवा में हैं यदि तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जैसे आप अगर यस करेंगे तो ये सारा डिटेल भरने के लिए इनेबल रहेगा ये बॉक्स, जिसमें आप सारा डिटेल भर सकते हैं।
और जैसे ही आप इसको नो पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखेंगे ये सारा ऑटोमेटिक डिसेबल हो गया। यानी कि अब इसमें जब आप कहीं कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसका डिटेल नहीं भरना है। तो यह डिपेंड करता है कि यदि आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो कहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कौन से शहर में कार्य कर रहे हैं, उसका जिला क्या है, राज्य का है, ये सारा डिटेल आपको भरना होगा। इसके बाद आप देखते हैं कि पासपोर्ट या आवासीय विवरण कि भारत में प्रवेश की तारीख, किस डेट में आपने भारत प्रवेश किया। जैसा मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर 2014 तक जो है भारत में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति हो, तो आपको ये डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। डेट यह समझना आवश्यक है कि इसका प्रमाण भी आपको देना पड़ सकता है, इसलिए यह आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो भी सही विवरण है वो आप डालें। पासपोर्ट का देश, आप किस देश से बिलोंग करते हैं, जिसका आपके पास पासपोर्ट है उसका डिटेल, पासपोर्ट संख्या और पासपोर्ट की वैधता की तारीख। वैधता की तारीख हो सकता है कुछ लोगों के पासपोर्ट अभी वैध हों, कुछ लोगों के पासपोर्ट अभी अवैध हो गए हों, तो उनका भी जो भी होगा वो डिटेल आपको यहाँ पर भरना होगा। और इसके साथ आपका वीजा, आवासीय जो भी वीजा मिला हुआ है वह कब तक के लिए वैध है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वीजा अभी वैध हो, कुछ लोगों के लिए अवैध हो चुका हो, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद आप नीचे देखते हैं मैंने आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीने की अवधि लगातार भारत में निवास किया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 महीने लगातार निवास की अनिवार्य शर्त है, यहाँ पर आपको हाँ करना होगा। यदि आपने नहीं किया है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। लेकिन दूसरा जैसे प्रश्न देखते हैं हम, दूसरा प्रश्न आपका है 12 महीने की उपरोक्त अवधि से ठीक पहले के 14 वर्षों के दौरान मैंने कुल मिलाकर कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निवास किया है। यानी कि इसकी बात हमने पहले भी की थी कि यहाँ पर दोनों जगह में हमें क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमने पिछले 12 महीने तक लगातार भारत में निवास किया है और उसके पहले का जो 14 वर्ष है उन 14 वर्षों में से 5 वर्ष न्यूनतम उन्होंने जो है क्या किया, भारत में निवास किया है। तीसरा आपका प्रश्न है क्या आवेदक किसी ऐसे देश का नागरिक है जहां एक भारतीय नागरिक को उस देश के कानून या प्रथा द्वारा देशीयकरण के तहत उस देश की प्रजा या नागरिक बनने से रोका गया है। यानी कि आप किसी ऐसे देश के नागरिक है जहां पर भारतीय नागरिकों को क्या किया गया है, उस लेवल पर परमिशन नहीं है। लेकिन हम जिन 3 देशों की नागरिकता की बात यहाँ पर करने वाले हैं उन 3 देशों में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या पंजीकरण प्रमाण पत्र या प्राकृतिकरण प्रमाण पत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति चाहिए। तो यहाँ पर हाँ करना, क्लिक करना ज़्यादा ठीक रहेगा। इससे आपके पास एक प्रति की प्राप्ति का यह प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे हाँ क्लिक करना ज़्यादा ठीक रहेगा। अगला हम देखते हैं भारतीय भाषा जिसका आवेदक को पर्याप्त जानकारी है। इसमें देखेंगे आप कि हमें 22 जो है जो संविधान के द्वारा जो राजभाषा के रूप में जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनका विवरण यहाँ पे दिया गया है। इनमें से जिस भी भाषा की जानकारी है उस भाषा पर हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने सामान्य रूप से हिंदी पे क्लिक कर दिया तो हिंदी पे क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं, या जो भी भाषा होगी उस भाषा पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद वे कारण जिनके लिए आवेदक भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो हमें यह किस कारण से अब जो भी आवेदक है वो भारतीय नागरिकता चाहता है। तो सामान्य तौर पर यहाँ पर जो है धार्मिक उत्पीड़न एक कारण है, रिलीजियस परसिक्यूशन। तो यहाँ पर क्या करना है, वही जो है यहाँ पे विकल्प डाला जा सकता है। जैसे कोई अफगानिस्तान का हो सकता है, कोई पाकिस्तान का हो सकता है, कोई बांग्लादेश का हो सकता है। तो जिस भी देश से आप बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है उसका विकल्प आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है उस व्यक्ति का नाम और पता जिसका आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला शपथ पत्र इसके साथ संलग्न है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा भारतीय नागरिक जो क्या करेगा, जो चरित्र को सत्यापित या प्रमाणित करेगा, उस व्यक्ति, उस भारतीय नागरिक का यहाँ पे डिटेल आपको देना होगा। उसका नाम क्या है और उसका पता क्या है, यह डिटेल आप देंगे। उसके बाद आवेदक का फोटो, जो भी आवेदन कर रहा है वो अपना फोटो लगाएगा और फोटो के साथ अपना सिग्नेचर, या फिर अगर वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अपना थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान लगाएगा। यहाँ पर क्या समझना आवश्यक है कि जो फोटो हम यहाँ पर जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे उसकी साइज 50 KB होनी चाहिए। 50 KB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। दूसरा विषय कि उस फोटोग्राफ का डायमेंशन, तो फोटोग्राफ का डायमेंशन 100x100 100x100 का डायमेंशन होना चाहिए उस डायमेंशन के साथ, और 50 KB अधिकतम फाइल की साइज होनी चाहिए। उसको यहाँ पर हम अपलोड करेंगे और अपलोड करने के साथ यहाँ पर कैप्चा डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद इसको सहेजें यानी कि सेव पर क्लिक कर देंगे। तो सहेजे पर क्लिक करने के साथ ही फिर हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि फोटो और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन या फिर सिग्नेचर जो भी होगा
ये आवेदक चूंकि अनपढ़ है इसलिए थंब इम्प्रेशन लगाया है, ऐसे अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला वहाँ पर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही एड्रेस का, पता का यह विकल्प पूरा खुल जाता है, जिसमें आवेदक का वर्तमान पता यानी कि भारत में वो कहाँ रह रहे हैं उसका, भारत में जैसे देश इंडिया हो गया, राज्य कौन सा है, हमने यहाँ पंजाब भरा हुआ है, पंजाब जो भी राज्य हो, जिला कौन सा है और इसके साथ कौन से शहर में, उनका फुल एड्रेस पिन कोड के साथ पूरा डिटेल भरेंगे। और डिटेल भरने के साथ हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पर नया जोड़े हैं, इस नया जोड़े पर क्लिक करना होगा। तो नया जोड़े पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो है डिटेल भरना होगा, जिसमें पिछले 14 वर्षों में, जैसा कि पिछले 14 वर्षों में न्यूनतम 5 वर्ष की बात की गई थी, तो अगर पूरे 14 वर्ष एक स्थान पर रहे हैं या जहां जहां भी आप रहे हैं उसका पूरा डिटेल आपको भरना होगा कि कौन कौन से राज्यों पर, कौन कौन से राज्य में, कौन से शहर में आपने पूरा किस तिथि से लेकर किस तिथि तक, यानी कि आपको डेट वाइज ये डिटेल भरना होगा, किस डेट से किस डेट तक आप कहाँ पे रहे हैं, उसको आपको इसमें पूरा डिटेल देना होगा। और डिटेल देने के साथ फिर जो है इसे हम सहेज देंगे और इसके साथ हमारा जो अगला विकल्प खुल जाएगा उसमें हम अगला पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के साथ अब फैमिली डिटेल आ जा रहा है। फैमिली डिटेल में यह जानना है कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि अगर हमारे जो भी आवेदक हैं उस आवेदक के यदि बच्चे हैं तो उन बच्चों का डिटेल यहाँ पे भर देना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि एक उनके संबंध में भी जानकारी पूरी यहाँ पर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो पूरे परिवार का डिटेल हम यहाँ पे भर सकते हैं और भरने के साथ इसे हम सहेज देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संबंध क्या है, जो भी आपके आवेदक के साथ और कौन कौन से लोग हैं उन सारे लोगों का डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। और सारे लोगों का डिटेल भर देंगे तो एक फैमिली के संदर्भ में फुल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी एक साथ यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए इस डिटेल को जरूर भरें। और इस डिटेल को भरने के साथ फिर हम क्या करेंगे, अगला पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपराधिक कार्रवाई पे। आपराधिक कार्रवाई पे यदि कोई अगर आवेदक के संदर्भ में कोई भी अगर आपराधिक कार्रवाई हुई है किसी प्रकार की, तो उसका डिटेल, कार्रवाई का प्रकार कैसा है, केस रजिस्टर की तारीख क्या है, केस रजिस्टर का कस्बा या शहर कौन सा है, देश कौन सा है, ये सारा डिटेल आप भरेंगे। और फाइनली हम क्या करेंगे, इसमें कैप्चा डालने के बाद इसे सहेज देंगे। सहेजे पे क्लिक करेंगे और सहेजे पे क्लिक करने के साथ जो है ये पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम फिर अगला पे जाएंगे, यानी कि पूर्वावलोकन करें और सबमिट करें। यहाँ पर हमें एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा और इस प्रीव्यू के ऑप्शन में पूरा डिटेल हम देखेंगे एक बार। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है, यह हमें इसलिए पेज मिलता है कि एक बार दोबारा से हम चेक कर लें कि जितनी भी जानकारी हमने भरी है वो सब कुछ सही भरा है या नहीं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखती है, कोई त्रुटि दिखती है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर देख सकते हैं हर जगह संपादित करें। जैसे मान लीजिए पते के विवरण में कोई कमी है तो यहाँ पे संपादित करें पे क्लिक करेंगे तो पता का ऑप्शन अपने आप खुल जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस डिटेल को ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के बाद दोबारा से हम अपडेट कर देंगे, कैप्चा डालने के बाद तो यह अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये विकल्प जो है आपका आ जाता है, जिसमें हम सारा डिटेल भर देते हैं, जिसमें पूर्वावलोकन करें और सबमिट करें। अगर यह हमें लगता है कि सारा डिटेल हमने सही भर दिया है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, तो फिर हम अंतिम सबमिशन पे क्लिक करेंगे। और अंतिम सबमिशन पे क्लिक करें, पुष्टि करें या कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये क्लिक करते हैं हमारे पास अगला जो ऑप्शन आता है वह डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन आता है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले यहीं पे आप देखेंगे इस साइड में दस्तावेज डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम देखते हैं कि फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल जाता है। अब जो ये फॉर्म खुल रहा है इसमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस फॉर्म को हमें प्रिंट लेना होगा और प्रिंट लेकर के कुछ इसमें हमें कुछ जरूरी प्रक्रियाएं संपन्न करनी होंगी। उन जरूरी प्रक्रियाओं में क्या है, एक तो आपको ये समझना है कि ये ओथ ऑफ एलिजियंस है, इसमें हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इसे ऐसे ही रखना है। बेसिकली जब भी आपको आपके आवेदन के पश्चात डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी आपको बुलाएगी, वहां पर आपने सामने वो आपसे एप्लीकेशन पे ये डिटेल फिल कराएगी, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना है। लेकिन इसके बाद दो ऐसे और ऑप्शन आ रहे हैं जहां पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल भरने की आवश्यकता है। इसमें अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद जो है देख सकते हैं आपकी एफिडेविट टू अकम्पनी, ये जो आपका डिटेल है यहाँ पे इसी फॉर्मेट में इसी फॉर्म पर आपको नोटरी कराना है, यह ध्यान रहना चाहिए। और उसके साथ आपको ये ध्यान देना है कि जहां जहां सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है
वहाँ एप्लीकेंट यानी कि आवेदक को साइन करना होगा, सिग्नेचर करना होगा। तो एक तो एफिडेविट का हो गया ये। दूसरा आप देख सकते हैं एफिडेविट टेस्टिफाइंग द कैरेक्टर ऑफ द एप्लीकेंट। बेसिकली मैंने आपको जैसा बताया था कि कोई एक भारतीय नागरिक आपके चरित्र का सत्यापन करे, तो अब जो भारतीय नागरिक होगा वो यहीं पर उसका सत्यापन करेगा, यानी कि यहीं पे सारा डिटेल फिल करेगा और यहीं पर साइन, नाम और पोस्टल एड्रेस का डिटेल फिल करेगा इसी फॉर्म में ही। तो इस तरीके से यह फॉर्म कंप्लीट होता है। तो हमने फॉर्म प्रिंट करके ये सारा डिटेल जब कंप्लीट कर लिया, अब यह फॉर्म दोबारा से अपलोड होना है। हमारा जो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में हम देख सकते हैं अ कॉपी ऑफ एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन शेड्यूल 1A। अगर इसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुल करके आ रहे हैं। हमें देखना होगा इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। जैसे जिस भी देश के हम नागरिक हैं, उस देश के नागरिक होने के नाते हमारे पास उस देश से संबंधित कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट इतने सारे ऑप्शंस में है उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ हम यहाँ पर सेव करेंगे। इसके साथ जो है ये आपका अब वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको उसका फोटोग्राफ क्लिक करके या स्कैन करके उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपका आता है शेड्यूल 1B। शेड्यूल 1B में हम देख सकते हैं बेसिकली इसमें हमने 31/12/2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है। जो भी आवेदक है वो 31/12/2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, इस बात का प्रमाण देना होगा। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से जो भी आवेदक के पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही जो है यहाँ पर सेव करना है और यहाँ पर आपको चूज फाइल में जाकर के उसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आपका है एन एफिडेविट इन फॉर्मेट एज इन शेड्यूल 1C। शेड्यूल 1C के अंतर्गत जो भी एफिडेविट है उस एफिडेविट को यहाँ पर ये आपको देखेंगे यहाँ से डाउनलोड हो जा रहा है ये फाइल। इस फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो ये एफिडेविट 1C है। तो शेड्यूल 1C के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट होने हैं उसमें से एक ये एफिडेविट है जो न्यूनतम 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर तैयार होगा, जिसे हमें नोटरी भी कराना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी फॉर्मेट में जो है वो आपको नोटरी तैयार होनी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेंट एंड वॉज रिजाइडिंग एट। तो यहाँ पर वॉज रिजाइडिंग एट है, यानी कि यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो पाकिस्तान में वो कहाँ रहते थे उस एड्रेस को यहाँ पर डालना है, न कि भारत में जो उनके रहने का स्थान है उसको डालना है। तो पाकिस्तान या जो भी देश उनका होगा उस देश का डिटेल यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये आपका नोटरी तैयार होगा। दूसरा जो इसमें ऑप्शन देखते हैं आप, ये ऑप्शन जो है आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कोई भी सामुदायिक संस्था जो आपकी नियरेस्ट है, आपके क्षेत्र स्तर पे जो ऐसी संस्था कार्य कर रही है वह इसे आपको देगी, जिसमें इसी फॉर्मेट में वो तैयार होना है। ये दो चीज़ें तैयार करेंगे जो डॉक्यूमेंट दोनों अपलोड होने हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया था शेड्यूल 1A, 1B, 1C 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। इसके बाद जो अपलोड करना है 1 एफिडेविट फ्रॉम सेल्फ एप्लीकेंट एंड 1 एफिडेविट फ्रॉम एन इंडियन नेशनल टेस्टिफाइंग टू द कैरेक्टर ऑफ द एप्लीकेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड लैंग्वेज अवेलेबल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें बेसिकली हमें क्या अपलोड करना है, जो हमने फॉर्म का प्रिंट आउट लिया था उस फॉर्म के प्रिंट आउट में ही हमें ये समझना है। एक तो पेज होगा जिसमें इसे फॉर्म को ही नोटरी कराना था, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। तो ये जो एफिडेविट है इसे नोटरी कराना था, यह वाला पार्ट होगा। और दूसरा जो भी इंडियन सिटीजन जिसने टेस्टिफाई किया होगा, यहाँ पे जैसे डिटेल देख सकते हैं आप, ये वाला पेज जो है इन पेजों का जो प्रिंट आउट होगा उसे नोटरी कराने के बाद और यहाँ पर साइन कराने के बाद इन पेजेस को क्या करना है, वहाँ पर अपलोड करना है। जो हमारा ये फॉर्म में जो ये ऑप्शन आ रहा है इसे बड़ी ही ध्यान से हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को अपलोड करना है। अपलोड करने के साथ ही अब हमें जो है नेक्स्ट पे जाना है और नेक्स्ट पे जाने के बाद अब ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ये समझना है कि अभी तक जो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है उसके हिसाब से हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होगा। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन सिर्फ है इंटरनेट बैंकिंग का। इंटरनेट बैंकिंग में या तो SBI होगा या फिर कोई और बैंक्स होंगे। तो यहाँ पर SBI हमने क्लिक किया और पे नाउ पे क्लिक किया। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारा इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल आ गया है, जहाँ से इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल हम भर के और पेमेंट कर सकते हैं।
तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इंटरनेट बैंकिंग में अपने क्रेडेंशियल भरने के बाद हमारे पास ये डिटेल आएगा। वैसे 50 रुपये लगना है, लेकिन यहाँ पर आपका जो पेमेंट होगा वे 55 रुपये 90 पैसे का होगा। 55 रुपये 90 पैसे के पेमेंट के लिए हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के साथ ही ये हमारे पास ये सारा डिटेल हमारे पास आएगा, जिसमें अकाउंट नंबर और बाकी सारे डिटेल्स हैं। और हमें क्या करना है, यहाँ पर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डाल करके और कंफर्म कर देना है, जिससे कि पेमेंट आगे हो जाएगा। पेमेंट होने के साथ ही ऑटोमेटिक जो है वह पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा और रीडायरेक्ट होकर के दोबारा से यह पेज खुल जाएगा। अब आप यहाँ पर दोबारा से पेज खोल करके और यहाँ से दोबारा से लॉगिन करेंगे। जैसा कि हमने देखा था, पेमेंट के बाद दोबारा से पेज रिफ्रेश होकर के मेन पेज पे चला गया था। वहाँ से हमने दोबारा लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद पेज ऐसे खुलेगा। यहाँ से हम सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये सारा कुछ डाउनलोड करके हम अपने पास रख लेंगे और यह आगे के प्रोसीजर के लिए हमें काम देगा। इसके साथ ही हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल हमने इसमें दिया हुआ है, आगे का सारा अपडेट उसी पर आएगा कि आगे कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न होनी है, कब संपन्न होनी है, उसको आगे हमें फॉलो करते रहना होगा। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है यहाँ पर, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये जो फॉर्म है और सारा डिटेल हमें अपने पास रखना है। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है, उन सब की ओरिजिनल कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि उन सब का हमारा वेरिफिकेशन होगा। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग होगी जहाँ पे बुलाया जाएगा सत्यापन के लिए, तो वहाँ पर उन सारे डॉक्यूमेंट के साथ हमें वहाँ पर उपस्थित होना होगा। धन्यवाद।